हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं रोमन साम्राज्य के आर्थिक विकास के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी रोमन साम्राज्य के धार्मिक और सामाजिक आधार के ऊपर चर्चा की थी और ये रोमन साम्राज्य के ऊपर हमारा फोर्थ वीडियो है। और यदि हम बात करें EMRS PGT हिस्ट्री की, तो ये इसके ऊपर हमारा 10th वीडियो है। यदि इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं रोमन साम्राज्य के आर्थिक विकास के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि जो दास्ता पर इतिहासकारों का दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि रोमन साम्राज्य का जो आर्थिक विकास है ये दास श्रमिकों के ऊपर डिपेंड करता था। तो हम यहाँ पर श्रमिक नियंत्रण अर्थात जो दास्ता पर जो इतिहासकारों के जो दृष्टिकोण है उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रोमन साम्राज्य के आर्थिक विकास के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, रोमन साम्राज्य का जो आर्थिक ढांचा था ये काफी मजबूत था और उसकी मजबूत होने की वजह थी कि रोमन साम्राज्य में बहुत सारे बंदरगाह थे। इस बंदरगाह से इनका जो व्यापार था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही जो व्यापार थे वो काफी उन्नत अवस्था में थे। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी खाने और खदानें थी, बहुत सारे ईंट के भट्टे थे। इसके अतिरिक्त जो जैतून की तेल की फैक्ट्रियां हैं उनकी वजह से जो रोमन साम्राज्य का जो आर्थिक ढांचा है वो काफी मजबूत स्थिति में था। अब हम चर्चा करते हैं कि रोमन साम्राज्य में कौन कौन सी मुख्य व्यापारिक वस्तुएं हुआ करती थी। देखिए, हम यहाँ पर बात करें रोमन साम्राज्य की, तो रोमन साम्राज्य में तीन प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं हुआ करती थी, जिनमें आ जाती है गेहूं, अंगूरी शराब और जैतून के तेल। और इन्हीं के ऊपर जो रोमन साम्राज्य का जो व्यापार और जो आर्थिक विस्तार है वो टिका हुआ था। इन तीनों व्यापारिक वस्तुओं का रोमन साम्राज्य में बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग और व्यापार होता था। और इन तीनों जो व्यापारिक वस्तुएं हैं इनके जो प्रमुख उत्पादन केंद्र थे उनमें आ जाते थे स्पेन, गैलिक प्रांत आ जाते थे, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और कुछ मात्रा में इटली। ये इनके प्रमुख उत्पादन केंद्र हुआ करते थे। अब हम चर्चा करते हैं एम्फोरा की। देखिए, एम्फोरा किसे कहते हैं? एम्फोरा ऐसे मटके या कंटेनर होते हैं जिनमें शराब, जैतून का तेल या अन्य जो तरल पदार्थ होते हैं उनकी ढुलाई के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। इन्हें कहा जाता है एम्फोरा। और ये एम्फोरा है, ये करोड़ों की संख्या में इनके टूटे हुए टुकड़े आज भी हमें मौजूद मिलेंगे। और ये मिले हैं रोम का एक शहर है मोंटिक्यो। यहाँ पर लगभग 5 करोड़ से भी अधिक जो मटकों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। और इन एम्फोरा या कंटेनरों की बात करें, इनका जो आकार है कुछ इस प्रकार से हुआ करता था और इनके दोनों तरफ है वो पकड़ने के हत्थे हुआ करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एम्फोरा है जिनका प्रयोग किया जाता था शराब, जैतून का तेल और अन्य जो तरल पदार्थ होते थे उनकी ढुलाई के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। और जो पुरातत्वविद है इन्होंने क्या किया कि इन कंटेनरों के टुकड़े को जोड़ा और उससे ये पता लगा लिया कि इनका प्रयोग कौन कौन सी वस्तुएं ले जाने के लिए किया जाता था, जैसे शराब ले जाने के लिए, जैतून का तेल ले जाने के लिए या फिर अन्य जो तरल पदार्थ है, तो उनमें कौन कौन सी वस्तुओं को ले जाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। वो पुरातत्वविदों ने कैसे पता लगाया कि इनके जो टुकड़े थे उनको जोड़ा। तो इससे पुरातत्वविदों को ये पता चल गया कि जो कंटेनर है इनमें क्या क्या ले जाया जाता था। इसके अतिरिक्त जो पुरातत्व विज्ञानी हैं उन्होंने क्या किया कि भूमध्य सागर की जो उपलब्ध चिकनी मिट्टी है और ये जो पात्र मिले हैं मिट्टी के, इनकी जो मिट्टी है इनको मिलाने पर उन्हें ये पता चल गया कि इनका जो निर्माण स्थल है वो कहाँ पर है। यहाँ पर जो पुरातत्व विज्ञानी हैं उन्होंने क्या किया कि एक तो भूमध्य सागर की मिट्टी ली, इसके अतिरिक्त जो ये पात्र हैं मिट्टी के इनकी मिट्टी ली, दोनों की मिट्टी को मिलाने से इनके नमूनों का मिलान किया और इससे ये पता चला कि इनका उत्पादन कहाँ पर होता था। इनका उत्पादन कहाँ पर होता था, जिनमें एक स्थान का हमें पता चला स्पेन का। स्पेन के अंदर क्या किया जाता था, जो जैतून का तेल था ये इनमें भरकर ले जाया जाता था, रोम के प्रमुख बाजारों में ले जाया जाता था। यहाँ पर स्पेशली हम बात करें स्पेन की, तो स्पेन में इस प्रकार की जो फैक्ट्रियां हैं ये आपको मिलेंगे 140 से 160 ईस्वी के मध्य। जो इसका व्यापार और उत्पादन है स्पेन में ये चरम उत्कर्ष पर था। अब हम चर्चा करते हैं कि ड्रेशल 20 क्या होते हैं। देखिए, अभी हमने चर्चा की थी एम्फोरा की, एम्फोरा की चर्चा की थी। तो देखिए, एम्फोरा वे कंटेनर होते हैं जिनके अंदर तरल पदार्थ ले जाया जाता है। अब ये तरल पदार्थ जैतून का तेल हो सकता है, अंगूर की शराब हो सकती है या कुछ अन्य कोई तेल वगैरह हो सकता है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ड्रेसल 20 की बात करें। ड्रेशल 20 उन कंटेनरों को कहा जाता था जिनमें स्पेन से उत्पादित जैतून का तेल ले जाया जाता, तो उनको कहा जाता था ड्रेशल 20। तो देखिए, यहाँ पर अंतर आप समझेंगे कि एम्फोरा तो उनको कहा जाता था ऐसे कंटेनर जिनमें तरल पदार्थ ले जाया जाता,
वो तरल पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं, जैतून का तेल भी हो सकता है, अंगूर की शराब भी हो सकती है, या अन्य जो तरल पदार्थ है वो हो सकते हैं। और यहाँ पर स्पेशल हम बात करें ड्रेशल 20 की, तो ड्रेशल 20 ऐसे कंटेनरों को कहा जाता था जिनमें स्पेन में उत्पादित जो जैतून के तेल थे उनको ले जाया जाता था। और ये जो नाम पड़ा था, इनका पड़ा था एक पुरातत्वविद थे हेनरी ड्रेसर, उनके नाम पर पड़ा था, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के जो कंटेनर थे उनको खोजा और उनको एक निश्चित आकार दिया। इसी वजह से इन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा ड्रेशल 20। और ये जो ड्रेशल 20 कंटेनर हैं, इनके जो हमें अवशेष मिले हैं, ये मिले हैं मुख्यतः भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होते हैं उनके जो उत्खनन स्थल हैं, वहां से हमें ड्रेशल 20 के बहुत सारे अवशेष मिले हैं। तो इन कंटेनरों से हमें ये पता चला कि स्पेन के जो जैतून का तेल का व्यापार था उनका प्रसार यहीं से होता था। देखिए, हमने चर्चा की लगभग 140 से 160 ईस्वी के मध्य में जो स्पेन है, इसका जैतून के तेल का जो व्यापार है, जैतून का तेल का व्यापार पे कब्जा था। तो ऐसा नहीं है कि 140 से और 160 ईस्वी के पहले भी स्पेन का ही जैतून के तेल के व्यापार पर पूर्ण रूप से अधिकार था। इससे पहले जो जैतून के तेल का व्यापार था, ये इटली, अर्थात जो इटली के लोग होते थे, इतावली जो लोग होते थे, उनका कब्जा होता था इस व्यापार पे। और स्पेन वासियों ने इटली से ही ये व्यापार है वो छीना था। और उसके छीनने का जो वजह था, वो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि स्पेन के जो उत्पादक हैं उन्होंने अपेक्षाकृत कम कीमत पर और बेहतर गुणवत्ता वाला तेल बेचा होगा। देखिए, रोमन जो बाजार था उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, खास करके जैतून के तेल के बाजार को लेकर। और स्पेन से पहले इस बाजार पर जो कब्जा था, जैतून के व्यापार के बाजार पर, ये कब्जा था इटली वासियों का। इटली वासियों ने जब इसकी गुणवत्ता बरकरार नहीं रखी, या फिर हम बात करें स्पेन के लोगों ने बेहतर गुणवत्ता वाला जो तेल है वो कम कीमतों पर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया, तो ये कब्जा हो गया स्पेन का। लेकिन यहाँ पर जो कब्जा है इस व्यापार पर, ये स्पेन का स्थायी नहीं है। उसके बाद में देखेंगे जो उत्तरी अफ्रीका है, उत्तरी अफ्रीका के जो लोग होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो जैतून के तेल के व्यापार पर कब्जा कर लेते हैं। और जब इनसे भी अच्छी गुणवत्ता का और कम कीमत पर पूर्व के लोगों ने, यानी यहाँ पर बात कर रहे हैं एशिया की बात कर रहे हैं, पश्चिमी एशिया की बात कर रहे हैं, तो वहां के लोगों ने जब बेहतर गुणवत्ता और कम कीमत पे जब तेल उत्पादन करना शुरू कर दिया, तो फिर वो उत्तरी अफ्रीका से व्यापार छीन लेते। इसके संबंध में भी हम अभी चर्चा करेंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रदेशों के जो जमींदार थे या उत्पादक थे, ये अलग अलग वस्तुओं के बाजार को हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे। केवल जैतून के तेल की व्यापार की बात नहीं है यहाँ पर, अन्य भी जो वस्तुएं हैं उनके जो बाजार को हथियाने के लिए भी ये हमेशा प्रतिस्पर्धा करते थे, कंपटीशन होता था इनके मध्य में। और इन उत्पादकों की कोशिश होती थी कि ये कम कीमत पर और बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तु उपलब्ध करवाएं। देखिए, अभी हमने देखा कि स्पेन का इस व्यापार पे कब्जा होता है 140 से 160 के मध्य में। इसके बाद में क्या होता है, तीसरी और चौथी शताब्दी में जो उत्तरी अफ्रीका के उत्पादक होते हैं, उन्होंने स्पेन के जैतून के तेल का जो उत्पादक होता है उसमें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात धीरे धीरे 140 से 160 ईस्वी के बाद में जो ये उत्तरी अफ्रीका के जो उत्पादक होते हैं, इन्होंने कम कीमत पर और बेहतर गुणवत्ता वाला जैतून का तेल का उत्पादन शुरू कर दिया था। और इसी वजह से धीरे धीरे हम यहाँ पर देखेंगे स्पेन का तो जो व्यापार है वो डाउन होता जाएगा, और उत्तरी अफ्रीका का जो जैतून का व्यापार है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर उत्तरी अफ्रीका का भी स्थायी कब्जा नहीं था इस व्यापार पर। देखिए, 425 ईस्वी के बाद में क्या होता है, पूर्व, पूर्व से मतलब होता है पश्चिम एशिया से। देखिए, हम रोमन साम्राज्य को देखेंगे, तो रोमन साम्राज्य का जो पूर्वी भाग था, ये रोमन साम्राज्य का तो पूर्वी भाग हो गया। और यहाँ पर हम बात करें एशिया की, तो एशिया के लिए भाग हो गया पश्चिम भाग। एशिया के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये भाग पश्चिम हो जाएगा, और रोमन साम्राज्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये भाग हो जाएगा पूर्व। तो यहाँ पर अगर आप पूर्व का जिक्र आए तो इसका मतलब समझना आप पश्चिमी एशिया से है। तो पश्चिम एशिया के जो लोग होते हैं उन्होंने इस व्यापार पर कब्जा कर लेते हैं, अफ्रीका से ये व्यापार छीन लेते हैं, जैतून के तेल का व्यापार। और उसका रीजन भी यही रहा होगा कि इन्होंने कम कीमत पर बेहतर गुणवत्ता का तेल उत्पादन किया होगा। और इस प्रकार से परवर्ती यानी बाद की 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियन, दक्षिणी एशिया के माइनर जिसमें तुर्की आ जाते हैं, सीरिया, फिलिस्तीन के जो व्यापारी हैं, ये अंगूर का शराब और जैतून के तेल के प्रमुख निर्यातक बन जाते हैं। केवल जैतून का तेल ही नहीं, अंगूर की शराब के भी ये प्रमुख निर्यातक बन जाते हैं। जबकि भूमध्य सागर के जो बाजारों में है, ये अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों में अचानक कमी हो जाती है। उसकी कमी की वजह होगी कि जो ये पूर्व के लोग थे, जो पूर्व यानी पश्चिमी एशिया के जो लोग थे, इन्होंने इस व्यापार पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने का जो रीजन होगा वो यही होगा कि कम कीमत पर बेहतर गुणवत्ता उत्पादन वाले वस्तु इन्होंने उत्पादित की ज्यादा मात्रा में।
देखिए जितने भी प्रदेश थे, अलग अलग जो प्रदेश थे जिनका हमने जिक्र किया, स्पेन का, अफ्रीका का, पूर्व यानी पश्चिमी एशिया का जिक्र किया, तो इनकी जो समृद्धि थी ये कम क्या ज़्यादा होती रहती थी। और इसकी वजह थी वस्तुओं की गुणवत्ता। यदि वस्तुओं की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती थी तो इनकी समृद्धि भी कम हो जाती थी। इसके अलावा उत्पादन, आप कितना ज़्यादा उत्पादन करते हो। और तीसरा होता है परिवहन की क्षमता, कि जो आपने उत्पादन किया उसको आप बाजार तक कितना जल्दी और कितना जो उत्पादन है वो आप पहुंचा सकते हो, कितनी वस्तुएं आप पहुंचा सकते हो। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता था। इन सब अलग अलग जो प्रदेश थे इनकी समृद्धि, इनका व्यापार इन पे डिपेंड करता था। अब देखिए हम चर्चा करते हैं रोमन साम्राज्य की कुछ ऐसे क्षेत्रों का वर्णन करते हैं जो अपनी असाधारण उर्वरता के लिए फेमस थे। और रोमन साम्राज्य में जो मुख्यतः जो उत्पादन होता था वो इन्हीं क्षेत्रों से होता था। इनमें प्रमुख नाम आ जाते हैं, इटली में कैंपेनिया का नाम आ जाता है, सिसिली का नाम आ जाता है, मिस्र में फयूम का नाम आता है, गैलीली का नाम आ जाता है, बाइजेकियम का नाम आ जाता है, ये ट्यूनिसिया में पड़ता था। दक्षिणी गोल का नाम आ जाता है जिसे गैलिया नार्बोनेंसिस कहते थे। बाइटिक का नाम आ जाता है, बाइटिक है ये दक्षिणी स्पेन में है। तो ये जो प्रमुख केंद्र थे उत्पादन के, जहां पर मुख्यतः जो अंगूर की शराब थी, जैतून का तेल या गेहूं का उत्पादन होता था, वो इन्हीं क्षेत्रों से होता था। अब हम चर्चा करते हैं कि रोमन साम्राज्य में कौन सी वस्तु है वो कहाँ पर ज्यादा उत्पादित होती थी, या जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो उत्पादन होता था वो कहाँ पर होता था। तो यहाँ पर दो फेमस लेखक हैं, एक स्ट्रेबो है और दूसरे हैं प्लिनी। इन्होंने बताया है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी जो वस्तु है वो बेस्ट क्वालिटी की मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो स्ट्रेबो और प्लिनी के अनुसार जो उस समय की जो बेस्ट किस्म की जो शराब होती थी, अंगूर की शराब होती थी, वो आपको मिलेगी कैंपेनिया की मिलेगी। तो इसको आप राइट डाउन भी कर लें। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रोमन काल में जो बेस्ट या सबसे बढ़िया किस्म की जो अंगूर की शराब थी वो आपको कहाँ पे मिलेगी, कैंपेनिया में मिलेगी। बात करें हम गेहूं की बात करें तो गेहूं के जो सबसे बड़े निर्यातक होते थे वो होते थे सीसली और बाइजेकियम होते थे। ये दो प्रदेश होते थे जो गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक होते थे। तो गेहूं का उत्पादन यहाँ पर होता था सबसे ज़्यादा। तीसरा हम बात करें जैतून के तेल की बात करें तो जैतून का तेल जो फेमस था ये स्पेन का फेमस था। और स्पेन में भी जो स्पेन के दक्षिण में एक नदी है गुआडल क्विवर, इसके किनारे पर कुछ जमींदार रहते हैं जिन्हें फंडी कहते हैं। उन लोगों का जो जैतून का तेल था ये काफ़ी फेमस था। इसके अतिरिक्त जो गहन खेती की जाती थी, ठीक है, वो की जाती थी गैलीली में। और इसके बारे में जो इतिहासकार हैं जोसिफस वो लिखते हैं कि प्रदेशवासियों ने जमीन के एक एक इंच टुकड़े पर खेती कर रखी थी। अर्थात यहाँ पर इतनी गहन खेती होती थी गैलीली में कि कोई भी भूमि है वो परती या बंजर नहीं छोड़ी जाती थी, काफ़ी गहन खेती की जाती थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे बढ़िया जो अंगूर की शराब होती थी वो कैंपेनिया में होती थी। गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक था ये सीसली और बाइजेकियम होता था। जैतून के तेल की बात करें तो ये दक्षिणी स्पेन का नाम आ जाता है। गहन खेती की यहाँ पे बात करें तो नाम आ जाता है गैलीली का नाम आ जाता है। देखिए ऐसा नहीं था कि रोमन साम्राज्य की सभी क्षेत्र में बहुत अच्छी उर्वरता या उत्पादन होता था। रोमन साम्राज्य के कुछ हिस्से ऐसे भी थे और ये काफी बड़े बड़े हिस्से थे जो कम उन्नत अवस्था में थे। और ये जो मुख्यतः जो हिस्से होते थे ये रोमन साम्राज्य से थोड़े दूर स्थित होते थे, मतलब दूर के इलाकों में स्थित होते थे, जिनमें मुख्यतः आ जाते जैसे चरवाहे वाले इकाई आ जाते थे या जो अर्ध यायावर लोग होते थे। देखिए यायावार से तात्पर्य होता है घुमंतुले, जो एक स्थान पर नहीं रहते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्सर घूमते रहते हो। और ये लोग थे ये अर्ध यायावार थे। इसका तात्पर्य ये हो गया कि लोग स्थायी तो नहीं रहते थे लेकिन ये पूर्ण रूप से अस्थायी भी नहीं थे। अर्थात ये कुछ समय तक एक स्थान पर रहते थे और अपने साथ में अवन आकार की झोपड़ियां रखते थे जिन्हें मैपालिया कहते हैं। मैपालिया कहते हैं इन अवन आकार की झोपड़ियों को। और ये जो झोपड़ियां होती थी ये भी गतिशील होती थी, मोबाइल होती थी। इनको ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे, जहां पर भी ये जाते थे वहीं पर अपनी बस्ती लगा लेते थे। कुछ समय तक रहते थे, साल 2 साल 5 साल तक, फिर उसके बाद में किसी अन्य स्थान पर चले जाते थे। तो ये अर्ध यायावर लोग होते थे। लेकिन जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो इन चारागाहों की संख्या में भारी कमी आ गई, क्योंकि जो रोमन जागीरें जब विस्तारित हुई तो उन्होंने कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया। इसके अलावा ये जो खाना बदोश होते हैं जिनका कोई घर नहीं होता, यायावर लोग होते हैं, इनके चरवाहों की आवाजाही भी जो पहले से अधिक नियंत्रित हो जाती है। किन की वजह से? इन रोमन जागीरों की वजह से, क्योंकि इन रोमन जागीरों ने धीरे धीरे उत्पादन करना शुरू कर दिया था। हम देखते हैं कि उत्तरी अफ्रीका एक समय ऐसा आता है कि यह स्पेन से जैतून के तेल का व्यापार छीन लेता है। और ये सब इसीलिए हुआ होगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा उत्पादन किया होगा। तो रोमन जागीरों के विस्तार के बाद में इनकी संख्या भी कम होती है और इनकी आवाजाही है वो भी नियंत्रित हो जाती है।
दूसरा जो क्षेत्र है जो कम उत्पादन वाला था वह था स्पेन का उत्तरी क्षेत्र। देखिए स्पेन का जो दक्षिणी क्षेत्र था वो तो फेमस था जैतून के तेल के व्यापार के लिए, लेकिन हम बात करें उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो ये बहुत कम विकसित होता था। और इसमें जो मुख्यतः जो लोग रहते थे वो केल्टिक भाषी लोग रहते थे, ये किसानों की आबादी थी। और ये लोग क्या करते थे, पहाड़ की चोटियों पर गांव बसा कर रहते थे और इन गांवों को कहा जाता था कैस्टेला कहा जाता था। इसको भी आप राइट डाउन कर ले क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है कि केल्टिक भाषी जो लोग होते थे पहाड़ों की चोटियों पर उन गांवों को क्या कहा जाता था, कैस्टेला कहा जाता था। या फिर कैस्टेला से क्या तात्पर्य होता है, कैस्टेला से तात्पर्य होता है केल्टिक भाषी किसान जो उत्तरी स्पेन में रहते थे और पहाड़ों की चोटियों पर जो गांव बसाकर रहते थे उन गांवों को कहा जाता था कैस्टेला कहा जाता था। देखिए हमने देखा कि जो रोमन साम्राज्य है ये काफी प्राचीन दुनिया है, तो कई बार दिमाग में ये आ जाता होगा कि इन लोगों की जो संस्कृति है या आर्थिक जीवन है ये पिछड़ा हुआ होगा, लेकिन जो परिस्थितियां हैं जो इसके बिल्कुल विपरीत थी। रोमन साम्राज्य प्राचीन दुनिया जरूर है लेकिन ये पिछड़ा हुआ नहीं था, काफी विकसित था। इसका आधारभूत ढांचा काफी विकसित था। भूमध्य सागर के आसपास हम देखेंगे कि यहाँ पर पानी की शक्ति का तरह तरह से प्रयोग किया जाता था, जैसे फैक्ट्री वगैरह में इनका प्रयोग किया जाता था। पानी की शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता था, देखिए कि आप एग्जाम्पल देखेंगे, ये जैसे पानी का फ्लो होता था और इस फ्लो में इस व्हील को घुमाया जाता था, इस फ्लो की सहायता से व्हील अपने आप घूमता था और फिर इस प्रकार से ये व्हील जो फैक्ट्रियां होती थी उनमें लगी जो मशीनें होती थी उनको घुमाता था। तो यहाँ पे जल शक्ति का प्रयोग किया जाता था, एक तो प्रौद्योगिकी में किया जाता था। दूसरा जो स्पेन के अंदर सोने और चांदी की जो खानें होती थी उनमें जल शक्ति में का प्रयोग किया जाता था, इनकी खुदाई के लिए किया जाता था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो रोमन साम्राज्य था ये काफी एडवांस था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहली और दूसरी शताब्दी में, तो यहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में औद्योगिक पैमानों पर खानों से खनिज निकाले जाते थे और उस समय का जो उत्पादन स्तर था ये इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी का जो उत्पादन स्तर है वो भी इसके सामने कुछ नहीं है। अर्थात ये बात कर रहे हैं पहली से दूसरी शताब्दी, और इसके 1700 साल बाद अर्थात 19वीं शताब्दी में भी इतना उत्पादन नहीं होता था जितना रोमन साम्राज्य में पहली और दूसरी शताब्दी में होता था। इसके अतिरिक्त जो इनकी जो वाणिज्य और बैंकिंग व्यवस्था थी वो भी काफी उच्च स्तर की थी, यहाँ पर धन का व्यापक प्रयोग किया जाता था। तो देखिए अभी तक हमने देखा रोमन साम्राज्य का आर्थिक विस्तार देखा, लेकिन जो रोमन साम्राज्य का जो आर्थिक विस्तार है ये पूर्ण रूप से डिपेंड था यहाँ के जो दास होते थे या जो श्रमिक होते थे उनके ऊपर डिपेंड था। तो अब हम चर्चा करते हैं श्रमिक नियंत्रण के ऊपर चर्चा करते हैं, अर्थात जो दासों के संबंध में इतिहासकारों का जो दृष्टिकोण है उसके संबंध में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए जो दास है ये मुख्यतः आपको मिलेंगे भूमध्य सागर निकटवर्ती पूर्व अर्थात जो पश्चिमी एशिया है वहां पर मिलेंगे। यहाँ पर जो दासता की जो जड़ें थी वो काफी गहरी थी, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर दासता उत्पन्न थी। और ये जड़ें इतनी गहरी थी जब चौथी शताब्दी में कॉन्स्टेंटिनोपोल के द्वारा ईसाई धर्म को राज्य धर्म बना लिया गया था, उसके बाद में गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं मिली। ईसाई धर्म आने के बाद में भी वहाँ जो ईसाई धर्म के प्रचारक होते थे, बिशप होते थे, तो इन्होंने भी कोई खास चुनौती नहीं दी इस दास्ता को, तो इनकी जड़ें इतनी गहरी हुआ करती थी। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि रोम की जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें अधिकांश श्रम है वो दासों के द्वारा ही किया जाता था। इसके अतिरिक्त भी जो लोग होते थे वो श्रम करते थे, उनके बारे में भी हम चैप्टर के अंत में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं दासों की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए ऑगस्टस के शासनकाल में इटली की कुल जनसंख्या 75 लाख थी और इस आबादी में 30 लाख थे वो दास हुआ करते थे। तो उन दिनों जो दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता है, पूंजी निवेश की दृष्टि से मतलब होगा जैसे हम कोई कोई जमीन खरीदते हैं या कोई कहीं पर कोई निवेश करते हैं किसी वस्तु या अन्य स्थान पर, तो हम देखते हैं कि उसका रिटर्न हमें मिलेगा। तो यहाँ पर जो दास होते थे उनको भी एक तरीके से पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था, उनसे उत्पादन कार्य करवाया जाता था, उनका क्रय विक्रय भी किया जाता था। देखिए रोमन साम्राज्य की बात करें तो उच्च वर्ग के जो लोग थे ये दासों के प्रति क्रूरता का व्यवहार करते थे। और इसकी जानकारी मिलती है कि रोमन लेखक हैं उन्होंने जमींदारों को सलाह दी कि गुलामों को ऐसी जगह पर इस्तेमाल ना करें जिससे उनके स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारी से नुकसान पहुंच सके। यहाँ पर रोमन जो लेखक है वो ये कहना चाहते हैं कि यदि आप ऐसी जगह पे काम कराओगे जहाँ पे दास बीमार हो जाएंगे तो आपका लंबे समय तक आपका काम रुक जाएगा, आपको दासों पर जो ट्रीटमेंट होगा दवाई वगैरह का वो खर्चा अलग से करना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त जो आपका उत्पादन कार्य है वो भी रुक जाएगा। तो यह जो इनके विचार थे दासों के प्रति ये सहानुभूति पर आधारित नहीं थे, ये आधारित थे हिसाब किताब पर आधारित थे। जबकि यहाँ के जो साधारण लोग होते थे इनके प्रति सहानुभूति रखते थे। इसकी हमें पता चलती है नीरो के शासन में एक घटना घटती है जिसका वर्णन करते हैं इतिहासकार जो टैसिटस हैं वो वर्णन करते हैं। वो घटना क्या होती है कि एक बार क्या होता है, एक दास है वो अपने मालिक की हत्या कर देता है।
और रोमन साम्राज्य में परंपरा थी कि यदि कोई दास मालिक की हत्या कर दे तो उस छत के नीचे जितने भी दास हैं उन सबको मौत की सजा दी जाए। तो यहाँ के जो साधारण लोग थे, इन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया। जो निर्दोष दास हैं उनको बचाने के लिए आंदोलन किया। जो सेनेट होती है रोमन साम्राज्य की, उन्होंने अंत में ये फैसला लेते हैं कि इन दासों को फांसी की सजा दी जाए। तो लोग और इनके विरोध में इस फांसी को रुकवाने के लिए आ जाते हैं। तो इस घटना से ये पता चलता है कि जो साधारण जो लोग होते थे इन दासों के प्रति सहानुभूति रखते थे। देखिए अब क्या होता है कि पहली और जो दूसरी शताब्दी होती है इनमें शांति स्थापित हो गई थी। ऑगस्टस का जो साम्राज्य है ये शांति के लिए जाना जाता है। और दास होते थे ये मुख्यतः बनते थे लड़ाई झगड़ों से। जैसे कोई राजा अन्य राजा पे जब आक्रमण करता था तो जो लोग हार जाते थे उनको दास बना लिया जाता था। तो अब जब शांति स्थापित हो गई तो दासों की जो आपूर्ति है वो भी कम हो जाती है। अब ये लोग क्या करते हैं, दास प्रजनन और वेतन भोगी जो मजदूर होते हैं इस प्रकार के ये विकल्प ढूंढते हैं। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि दास प्रजनन क्या होता था, ये जो स्लेव ब्रीडिंग क्या होती थी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए ये दासों की संख्या बढ़ाने की प्रथा होती थी। इसके अंतर्गत क्या किया जाता था, जो दासियां होती थी, दास स्त्रियां होती थी, इसके अतिरिक्त जो पुरुष होते थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, ताकि जो ये बच्चे पैदा हों ये भी आगे चलकर दास बने। तो एक तरीका तो इन्होंने ये अपनाया कि जब दासों की आपूर्ति कम हो गई। दूसरा जो इन्होंने तरीका अपनाया वो अपनाया था वेतनभोगी मजदूर। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। देखिए वेतनभोगी जो मजदूर हैं ये अपनाने का जो मुख्य रीजन था ये था कि ये सस्ते पड़ते थे। और इसकी वजह ये थी कि जब आप काम हो तो आप मजदूर रखो, और जब आपका काम नहीं हो तो आप इनको छोड़ दो। और ये सस्ते इसलिए पड़ते थे कि यदि आप दास रखते हो तो दास के लिए भोजन की व्यवस्था, वो बीमार हो गया तो उसके लिए दवाइयों की व्यवस्था, उसके लिए कपड़ों की व्यवस्था, उसके लिए घर बनाने पड़ते थे अलग से। तो इनका खर्चा ज़्यादा आता था। तो इनकी जो लागत थी वो जो वेतनभोगी मजदूर थे उनसे कहीं ज़्यादा आती थी। दूसरा जो इन्होंने विकल्प चुना वो चुना वेतनभोगी मजदूर चुने, क्योंकि जो अधिकतर जो सरकारी निर्माण कार्य होते थे उनमें भी वेतनभोगी मजदूरों से काम लिया जाने लगा। और उसका रीजन था कि गुलामों का जो वर्ष भर का खर्चा होता था वो ज़्यादा होता था। अब हम चर्चा करते हैं व्यापार प्रबंधक के रूप में चर्चा करते हैं। देखिए जब आपूर्ति कम हो गई तो इन लोगों ने जो गुलाम होते थे उनको व्यापार प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया, ताकि कम लोगों की आवश्यकता हो। और इसके लिए इन्होंने दासों और मुक्त व्यक्तियों को व्यापार प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया। जो मालिक हैं वो क्या करते थे कि जो गुलाम है या मुक्त हुए गुलाम, अर्थात जो पहले गुलाम थे अब मुक्त हो गए, इनको व्यापार चलाने के लिए पूंजी देते थे। कुछ मालिक क्या करते थे, अपना पूरा की पूरा कारोबार है वो इन दासों को सौंप देते थे। क्योंकि रोमन साम्राज्य में एक रिवाज भी रहा है कि दास है वो भी परिवार का हिस्सा होते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने दासों को व्यापार प्रबंधक के रूप में यूज किया। अब हम चर्चा करते हैं, श्रम प्रबंधन की चर्चा करते हैं। देखिए जो रोमन कृषि विषय के जो लेखक हैं इन्होंने श्रम प्रबंधन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और उन्हीं में से एक लेखक आ जाता है कोलुमेला आ जाता है। ये दक्षिणी स्पेन से आए थे और इनका मानना था कि जो जमींदार हैं इनको ज़रूरत से दुगनी संख्या में उपकरण और औजार रखने चाहिए। इनका एक सुरक्षित भंडार होना चाहिए ताकि उत्पादन लगातार होता रहे। और इसके पीछे का जो रीजन बताया इन्होंने कहा कि दास संबंधी जो श्रम समय की हानि होती है वो ऐसी मदों की लागत से अधिक बैठती है। देखो इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। इनका मानना था यदि आप औजार हैं और उपकरण हैं ये आप दुगने रखेंगे, जैसे कोई औजार खराब हो गया या टूट गया तो आपके पास में एक एक्स्ट्रा औजार या उपकरण होना चाहिए, ताकि जिससे आप गुलामों से काम ले सकें। क्योंकि अगर आप सिंगल औजार या सिंगल उपकरण रखेंगे तो वो टूट गया तो उसको लाने में आपको टाइम लगेगा, तब तक का आपका दास है वो फ्री बैठा रहेगा, फ्री का भोजन खाएगा। तो इस प्रकार से ये लागतें ज़्यादा आएगी। और यदि आप अपने औजार या उपकरण को डबल कर लेंगे तो आपकी लागत काफ़ी कम हो जाएगी। और आपका ये जो खर्चा है डबल उपकरण का या औजार खरीदने का वो भी इसी से निकल जाएगा, क्योंकि आपका जो उत्पादन है वो लगातार चलता रहेगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक सिफारिश और की। इनका मानना था कि निरीक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि निरीक्षण के बिना कोई भी काम ठीक ठाक से नहीं होगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि निरीक्षण को सरल बनाने के लिए जो श्रमिक होते थे या कामगार होते थे उनके छोटे छोटे दलों में विभाजित किया। और यहाँ पर जो कोलू मेला है इनका मानना था कि 10-10 श्रमिकों का समूह बनाना चाहिए। देखिए समूह बनाने के पीछे इनका रीजन क्या होता था कि कुछ लोग होते थे जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते थे, कुछ लेजी होते थे, तो कुछ बहुत ज़्यादा काम करते थे, कुछ काम नहीं करते थे। तो यदि आप इनका छोटे छोटे श्रमिकों का समूह बना दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन लोग काम कर रहे हैं और कौन लोग काम चोरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि उस समय में श्रम प्रबंधन के बारे में काफ़ी विचार किया गया होगा। यहाँ पर एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, वरिष्ठ प्लिनी हुए हैं, इनकी एक पुस्तक है प्रकृति विज्ञान। इन्होंने इस चीज़ की निंदा की है
ये जो निरीक्षण है इसको अमानवीय बताया है, ठीक है, अनह्यूमन बताया है और इसकी निंदा की है। अक्सर क्या किया जाता था कि ये जो ग्रुप बनाए जाते थे 10-10 लोगों के या कम या ज्यादा लोगों के, इन जो गुलाम होते थे इनके श्रमिकों को जंजीरों से बांध दिया जाता था। प्लिनी के अनुसार ये काफी निंदनीय काम था, अमानवीय व्यवहार था। तो इस बात का प्लिनी ने विरोध किया, निंदा की है। लेकिन हम बात करें आज भी आधुनिक जो हम फैक्ट्रियों की बात करें तो यहाँ पर जो श्रम नियंत्रण है ये आज भी ऐसा ही सिद्धांत लागू करते हैं। तो श्रम नियंत्रण है या निरीक्षण है ये बहुत ज़रूरी है। अब तरीका थोड़ा चेंज हो गया है निरीक्षण करने का, मजदूरों के ऊपर अब कैमरे वगैरह लगा दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो वरिष्ठ प्लिनी होते हैं इन्होंने एक सिकंदरिया एक शहर है वहाँ की फ्रैंकीसेंस की एक फैक्ट्री है उसका वर्णन किया है। फ्रैंकीसेंस अर्थात सुगंधित राल होता है। तो देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फ्रैंकीसेंस होता क्या है। देखिए फ्रैंकीसेंस एक सुगंधित राल होता है और ये एक यूरोपियन नाम है। और इस फ्रैंकीसेंस अर्थात जो सुगंधित राल का प्रयोग किया जाता था, धूप या अगरबत्ती इत्र बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और इस राल को प्राप्त किया जाता था, बोसवेलिया नामक एक वृक्ष होता था उससे इस राल को प्राप्त किया जाता था। तो वरिष्ठ प्लिनी ने इस फैक्ट्री का वर्णन किया है। इसने कहा है कि जो कामगारों के जो ऐपन होते थे उन पे सील लगा दी जाती थी, एक मुहर लगा दी जाती थी। फैक्ट्रियों में जो मजदूर होते थे उनकी ब्रांडिंग कर दी जाती थी। तो इस बात की इन्होंने निंदा की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि सिर पर एक गहरी जाली और मास्क या नेट पहनाया जाता था जो काफ़ी अनकंफर्टेबल होता था। और जब मजदूर फैक्ट्री से बाहर जाते थे तो उनके सभी कपड़े उतार कर उनका निरीक्षण किया जाता था, जांच की जाती थी। तो इस प्रकार से ये जो व्यवहार होते थे इन फैक्ट्रियों में मजदूरों के साथ में, तो इसको वरिष्ठ मिलिनी मानता है कि ये सारे के सारे व्यवहार थे अमानवीय थे और इनकी निंदनीय व्यवहार थे, इनकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रांडिंग की, बात करें कि मजदूरों पर मोहर लगा दी जाती थी। तो देखिए इस रोमन साम्राज्य में एक कानून था, उस कानून का नाम था 398 कानून, उस कानून का नाम था। उसमें कहा गया है कि जो कामगार हैं उनको दागा जाता था, उन पे ब्रांडिंग की जाती थी। देखो दागने का तात्पर्य होता था, आज तो मोहर वगैरह या बहुत सारी ऐसे आधुनिक टेक्नोलॉजी चल गई है जिस पे आप टैटू वगैरह बनवाते हो। उस समय दागने की क्या व्यवस्था होती थी कि जैसे कि कोई लोहे की मोहर टाइप होती थी, उसको गर्म किया जाता था, उस पर कोई चिन्ह बना होता था और वो मजदूर पर वो लगा दी जाती थी। और ये ठप्पा हो गया है कि आज से ये मजदूर है, ये फला मालिक है उसका गुलाम है या उस फैक्ट्री का मजदूर है। इसके अतिरिक्त कुछ निजी मालिक के जो कामगार थे उन्होंने ऋण संविदा के रूप में करार कर लिया था। तो ये जो मालिक थे, ये प्राइवेट फैक्ट्रियों के जो मालिक होते थे, ये क्या करते थे, जो मजदूर होते थे उन्हें कुछ ऋण संविदा अर्थात उन्हें कुछ धन दे देते थे एडवांस में और फिर कहते थे कि आप हमारे यहाँ पर काम करो जब तक कि आप कर्ज को उतार नहीं देते। रोमन साम्राज्य में बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा गरीब होते थे, तो जीवित रहने के लिए ऋणबद्धता भी स्वीकार कर लेते थे, मतलब जिंदगी भर आप वो ऋण लेते थे और उनकी गुलामी करते थे। यहाँ पर एक सेंट ऑगस्टीन है, उनके कुछ पत्र मिले हैं और इन्हीं पत्रों से हमें पता चला है कि कुछ माँ बाप हैं वो ऐसे होते थे जो 25 वर्ष के लिए अपने बेटे को बंधुआ मजदूर के रूप में भेजते थे। और इस पत्र में जो ऑगस्टीन है, सेंट ऑगस्टीन है, वो अपने एक वकील मित्र हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं कि यदि पिता की मृत्यु हो जाए तो इन बच्चों को क्या आज़ाद किया जा सकता है। अर्थात जो बॉन्ड किया है, जो उन्होंने बेचा है, वो पिता ने बेचा है, इन बच्चों का तो उनमें कोई लेना देना ही नहीं था। तो क्या ऐसी परिस्थितियों में उनको आज़ाद किया जा सकता है। तो इस पत्र में इस प्रकार की बातों का जिक्र किया गया है। तो उससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो माँ बाप होते थे वो भी कई बार बच्चों को बेच देते थे 25 वर्ष के लिए। तो देखिए इस वीडियो में हमने चर्चा की रोमन साम्राज्य का जो आर्थिक विस्तार उसके ऊपर चर्चा की, साथ ही जो श्रमिक नियंत्रण है उसके ऊपर भी हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रोमन साम्राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, महत्वपूर्ण तिथियां और उनसे संबंधित जो घटनाएं हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है ओनली हिस्ट्री आईएएस के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।